ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, सही। जैसे हम कह रहे हैं कि करंटली ये इर्रिवर्सिबल कंडीशन है, तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखो कि नो क्योर के कोई इलाज नहीं है। अलबत्ता जो हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसके हमारे मेन गोल क्या होते हैं, लाइफस्टाइल जो पेशेंट के होते हैं उसको इम्प्रूव करना, इसके अलावा प्रिवेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फीजीमा या सीओपीडी की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उससे पेशेंट को बचाने ना। जिस तरह पेशेंट को स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक डेवलप हो जाता है, इस पेशेंट को चांसेस होते हैं इसको नमूनिया हो सकता है, इसको बार रिपीटेडली इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू इसको हो रहा होता है। इसके अलावा इसके लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, ब्रोंकाई इसके कोलैप्स हो सकते हैं। उससे इसको प्रिवेंट करना ट्रीटमेंट हम इसलिए दे रहे होते हैं, ना कि इसलिए कि इसका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी खत्म हो जाए। इसके अलावा इम्प्रूव साइन एंड सिम्टम, और जो साइन एंड सिम्टम जिस पेशेंट को हो रहे हैं, यानी लेट सपोज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग उसको इम्प्रूव करना, उसको ख़त्म करना, उसके लिए हम ये सारा ट्रीटमेंट देते हैं। करंटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सीओपीडी का। इसके अलावा हम पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाते हैं और नेमोकोकल वैक्सीन लगवाते हैं, क्योंकि इन दोनों बीमारियों के ऊपर ये रिस्क पे होता है, इसको रिपीटेडली फ्लू भी हो सकते हैं और इसको नमूनिया भी हो सकता है। उससे बचाने के लिए हम इस पेशेंट को वैक्सीनेट करवाते हैं, इसको वैक्सीन लगाते हैं। इसके अलावा अगर ये अंडरलाइंग, क्योंकि 99% काज इसकी स्मोकिंग है, तो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो सेसेशन ऑफ स्मोकिंग को हमने स्टॉप करवाना है, ठीक है। इन सब से क्या हो जाएगा, इनके जो सिम्टम है या डिजीज की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी अरेस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सप्लीमेंट की। अगर हम पेशेंट की सिचुएशन चेक करते हैं और वो 88 या इससे कम आ जाता है तो हम उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे, ठीक। इसके अलावा अगर हमने एबीजीज की और एबीजीज के अंदर पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर अगर लेस देन 55 या 55 आया हुआ है या अगर इससे कम है तो हम तब भी पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। और इस वाले पेशेंट को ज़्यादातर नेप मास्क के ज़रिए या ऑक्सीजन मास्क के ज़रिए नहीं लगाते, नेज़ल प्रॉन्ग वो जो नेज़ल के चितर आते हैं उसके ज़रिए इस पेशेंट को लगाया जाता है। इसके अलावा नोट नेवर गिव हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम ऑक्सीजन की हाई डोज कभी भी नहीं देंगे पेशेंट को। नॉर्मल इंसान के लिए या जिस पेशेंट को दूसरी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसका सिचुएशन लो होता है, उसके लिए हम नॉर्मल ऑक्सीजन की मकदार सेट कर दें कि 100% होना चाहिए, 97, 98, 99 होना चाहिए। इस पेशेंट के लिए हम नॉर्मल रेंज ये सेट करते हैं कि अगर पेशेंट के 90 है, 91 है, 92 है, अगर सिचुएशन इस पे उठो हम देखते हैं ये है, तो इसका मतलब ये इस पेशेंट के लिए नॉर्मल है। इससे अबव हम नहीं जाने देंगे। उसकी वजह ये होगी कि अगर हम इसको हाई डोज में ऑक्सीजन दे देंगे तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये इस पेशेंट का काम करना छोड़ देगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अब हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन हम इस पेशेंट को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जब हाइपोक्सीमिया होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लड वेसल के अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक। इस तरह कल हम लोगों ने बात की, हाइपोक्सीमिया हो जाते हैं तो पल्मोनरी कैपिलरीज कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक, जिसके नतीजे में पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और राइट साइड हार्ट फेलियर में पेशेंट चला जाता है। इसी तरह अगर हाइपोक्सीमिया हो तो वहाँ पे क्या हो जाती है, कीमो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वेगस नर्व के जरिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा उसके पास मैसेज पहुँच जाता है, वो अनदर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। इंटरकोस्टल नर्व जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो हमारे जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल है इसकी कंट्रैक्शन प्रॉपर्ली हो रही होती है। जब इसकी कंट्रैक्शन होगी तो लंग्स प्रॉपर्ली वो होगा, डिफ्लेट होगा, ठीक है। फिर हम सांस लेंगे तो फिर रिकॉइल हो जाएगा, उसके अंदर हवा भर जाएगी, ऑक्सीजन चला जाएगा। लेकिन अगर हमने हाई डोज इस पेशेंट को ऑक्सीजन का दे दिया, इसका मतलब उसके इस वाले मैकेनिज्म को या जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल के जरिए जिसका लंग्स कोलैप्स हो रहे होते हैं, यानी जब वो एक्सपायरेशन कर रहा होते हैं तो लंग्स ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। लंग्स ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं, वो ये दो मसल करवाते हैं। अगर हमने इसको हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, इसका मतलब हमने इस पूरे मैकेनिज्म को स्टॉप कर दिया। अब अगर ये पेशेंट खुदा न खास हाइपोक्सिमिक हो जाता है और उस टाइम ऑक्सीजन मौजूद ना हो, ठीक है, तो इसके ये वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा, डायफ्राम के मसल की कंट्रैक्शन या उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी या इंटरकोस्टल मसल की, तो लंग्स क्या हो जाएंगे, वो कोलैप्स ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये पेशेंट जाने के चांसेस होते हैं। पेशेंट द अबव मेंशन मैकेनिज्म विल स्टॉप। अगर हम हाई डोज में दे देते हैं तो ये वाला मैकेनिज्म इनके अंदर स्टॉप हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि जब ये हाइपोक्सीमिया होता है, ठीक है, सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर ऑलरेडी हमने बात की थी कि इसके अंदर एल्वेलाई एबनॉर्मल शेप के बने होते हैं, ठीक है। उसको फोर्स चाहिए होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन नहीं होते, उसको फोर्स चाहिए होते कि वो डिप्लेट हो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन,
सही। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वो कौन करवाते हैं? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। सही है। अगर इसको हमने बेकार बना दिया, तो ये हाई डोजेज ऑफ ऑक्सीजन देके इस मैकेनिज्म को, तो जब भी ये पेशेंट हाइपोक्सिमिक होगा ये वाला मैकेनिज्म फिर इसका एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये पेशेंट रिस्पायरेटरी फेलियर में चला जाता है। इसलिए हमेशा क्लिनिकल साइड पे आप सुनोगे अगर पेशेंट सीओपीडी वाला है, सीओपीडी के साथ है, तो डॉक्टरों की कोशिश होती है कि उसको हाई डोज ऑक्सीजन नहीं देते। सही। इस सिचुएशन को देखते हैं कि अगर वो 92 से अबव जा रहे तो ऑक्सीजन को स्टॉप करवा देते हैं। सही। क्लियर है ये वाला मैकेनिज्म? रिपीट कर दूं? नहीं, नॉर्मल हमारे पास ये है इस पेशेंट के लिए, सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए 88 से लेके 92 तक। ठीक है। अब अगर इससे इंक्रीज हो जाते हैं तो हम ऑक्सीजन को स्टॉप कर देंगे। अगर हम इसको ज्यादा ऑक्सीजन हाई डोज में दे देते हैं तो इसका मतलब ये वाला जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है ये बेकार हो जाएगा। जब ये बेकार होगा और मुस्तकबिल में ये पेशेंट हाइपोक्सिमिक होगा तो इसके इंटरकोस्टल और डायफ्राम के मसल रिस्पायरेशन एक्सपायरेशन में हेल्प नहीं करेंगे तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, उसके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, पेशेंट रिस्पायरेटरी फेलियर में चला जाएगा। क्लियर है ये? जी। फिर 92 अगर इस पेशेंट की सिचुएशन सीओपीडी वाले के 88 से लेके 92 तक है तो ये उसके लिए नॉर्मल है। सही। ये पेशेंट इवन वेंटिलेटर पे भी होता है तो हम इसकी सिचुएशन ये सेट करते हैं, तब भी हम इसको हाई डोज ऑक्सीजन नहीं देते। सही है, सीओपीडी वाले पेशेंट को। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट ब्रोंको डायलेटर। जी, हम पेशेंट को देते हैं ब्रोंको डायलेटर कि उसके ब्रोंकाई डायलेट हो जाए, क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो थिक म्यूकस सिक्रीशन की वजह से। इसके अलावा पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफिक ग्रोथ होती है इस ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है। इसको डायलेट करने के लिए हम पेशेंट को 2 किस्म के मेडिसिन देते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग मस्कुराइन, ठीक है, या एसिटाइल कोलिन एंटागोनिस्ट जिसके अंदर एप्राप्रोटियम ब्रोमाइड है, या लॉन्ग एक्टिंग मस्कुराइन रिसेप्टर हम दे रहे होते हैं। उस जो एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर होते हैं उसको हम ब्लॉक करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लेट्स सपोज के अगर ये रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन के लिए, एसिटाइल कोलिन सलीम एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ जाते हैं वो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे वो क्या प्रोसेस करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। अगर हमने उसको शॉर्ट एक्टिंग मस्कुराइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिया या लॉन्ग एक्टिंग मस्कुराइन एंटागोनिस्ट दे दिया, इसका मतलब इस रिसेप्टर को हमने ब्लॉक कर दिया। अब मजीद ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और हम चाह भी यही रहे हो कि ब्रोंको डायलेशन हो, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ना हो। सही है। तो इसलिए हम पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग यानी सामा एंड लामा इस तरह याद कर लो। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर एप्रोप्रोटियम ब्रोमाइड है मोस्ट कॉमनली जो एट्रोएंट के नाम से आते हैं, और इसके अलावा लामा के अंदर ट्राइप्रोटियम। ठीक है, ये फार्मूला ये याद कर लो। इसके अलावा हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी देते हैं। सही है, जैसे अल्बिट्रोल है, सही है, और ल्यूबिट्रोल। हमने किसके अंदर बात की थी? अस्थमा के अंदर हमने बात की थी। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, सॉल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल या सल्बिटामोल जो हम दे रहे होते हैं। उसके अंदर क्या हो जाते हैं कि एक साइड पे जो हमारे ब्रोंकाई है इसके लिए रिसेप्टर होते हैं एसिटाइल कोलिन के लिए, और सेकंड नंबर साइड पे किसके लिए होते हैं? बीटा रिसेप्टर के लिए। सही है। अगर हमने इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया इसका मतलब मजीद ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे जब बीटा रिसेप्टर को हम स्टिमुलेट करते हैं तो बीटा रिसेप्टर को नॉर्मली कौन स्टिमुलेट कर रहे होते हैं? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। सही है। अब अगर हमने नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की जगह ऐसे मॉलिक्यूल दिया कि वो कंटिन्यूसली इस बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली ब्रोंको डायलेशन होगी। सही है, और हम यही चाह रहे होते हैं तो या ये देंगे। इसके अलावा सम केसेस के अंदर हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं आईवी फॉर्म में या पर ओरल। सही है, हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन इस फॉर्म में देते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर की। ठीक है, तो बहुत रेयरली या बड़ी प्रिकॉशन के साथ ये पेशेंट को दे रहे होते हैं, चाहे वो अस्थमा वाला पेशेंट हो या सीओपीडी वाला पेशेंट हो, बहुत केयरफुली ये दे रहे होते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन या हम कहेंगे एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इस एंजाइम के बारे में सुना है, फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, नॉर्मली ये एंजाइम क्या कर रहा होता है, इस सेल को देखो, लेट्स सपोज ये सेल के रिसेप्टर है। ठीक है, अगर हमने इसको स्टिमुलेट कर दिया, ठीक, इस रिसेप्टर को हमने स्टिमुलेट कर दिया तो इंट्रासेलुलर सिग्नल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक अनदर प्रोटीन होते हैं उसको हम कहते हैं जी कपल प्रोटीन यानी जी प्रोटीन। ठीक है, सेकंड नंबर फिर जब जी प्रोटीन स्टिमुलेट हो जाते हैं तो यहाँ पे अनदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं एड्रेनलिन साइक्लेस।
ठीक है। एड्रेनलिन साइक्लेज जब एक्टिवेट हो जाते हैं, ये इसको हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि ये सेल के अंदर जो सिग्नलिंग वाला प्रोसेस है कि अल्टीमेटली जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ प्रॉपरली जब हमने कोई फंक्शन को वो करवाना हो, स्टिमुलेट करवाना हो, सही है, तो इंट्रासेलुलर सिग्नल इस तरह जाता है। सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उसको हम स्टिमुलेट करवाते हैं, वो अंदर जो जी कपल प्रोटीन होती है या जी प्रोटीन, उसको स्टिमुलेशन हो जाती है। जी प्रोटीन फिर क्या करते हैं, एड्रेनलिन साइक्लेज, ठीक है, इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एटीपी जो सेल के अंदर होते हैं उस एटीपी मॉलिक्यूल में से साइक्लिक एएमपी बनाता है, सही है। देखो रिसेप्टर एक्टिवेशन, उसके बाद जी प्रोटीन की एक्टिवेशन, उसके बाद एड्रेनलिन साइक्लेज की एक्टिवेशन। और एड्रेनलिन साइक्लेज क्या करते हैं, ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइक्लिक एएमपी में। फिर साइक्लिक एएमपी क्या कर रहा होता है, वो प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, उसको एक्टिवेट करवा रहा होता है। और प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, एमएलसी के इस वाले प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। और जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, सही है, जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो सेल के अंदर कंट्रैक्शन नहीं होती, सही है, सेल के कंट्रैक्शन को हम इनहिबिट कर देते हैं। अब सॉरी, सेल के अंदर कंट्रैक्शन हो जाती है जब हम एमएलसी के ये वाला प्रोटीन एक्टिवेट करवा देते हैं। अब जितना ज़्यादा साइक्लिक एएमपी हमारे पास बनेगा उतने ज़्यादा इस सेल के अंदर कंट्रैक्शन होगी, सही है, ये सेल कंट्रैक्ट होगा, सही। ओवरऑल ग्रुप ऑफ सेल, अगर ये मल्टीपल ग्रुप की सेल्स है तो वो सारे कंट्रैक्ट होंगे। साइक्लिक एएमपी जितना ज़्यादा बनेगा उतने ज़्यादा ये सेल कंट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और इस सीओपीडी के अंदर हम नहीं चाह रहे होते कि हमारे ब्रोंकाई के अंदर जो सेल है कि उसकी कंट्रैक्शन हो, वो हम चाह रहे होते कि वो डायलेट रहे। हम पेशेंट को दे देते हैं, हम इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, सही है, फास्फोडाइएस्टरेज। ये एंजाइम क्या कर रहा होता है, नॉर्मली जब साइक्लिक एएमपी बन जाते हैं तो इस मॉलिक्यूल को ये ब्रेक कर देता है, सही है। नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि ये इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा होता है, साइक्लिक एएमपी को, तो सेल